तो नमस्कार, मैं सी राकेश कुमार। अभी मैं आपसे बात कर रहा था टीडीएस सीरीज के अंदर सेक्शन 194C। दोस्तों 194C क्या है? ये 194C बात करता है टीडीएस ऑन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जैसा कि इसके नाम में विदित है, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। रेजिडेंट मतलब कौन? जो इस देश के अंदर में है, जिसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का नहीं है। दोस्तों अगर किसी नॉन रेजिडेंट की हम बात करेंगे तो वो सेक्शन 194C में कवर नहीं होगा, वो 195 में कवर होगा, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। दोस्तों सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 194C कहाँ अप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 194C अप्लीकेबल होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करता है तो 194C की अप्लीकेबिलिटी हो जाती है। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें डिडक्टर कौन है, कौन काटेगा, और दूसरा किसका कटेगा। तो दोस्तों कौन काटेगा में 12 तरह के लोगों को बताया गया है। उन 12 तरह के लोगों में बताया गया है, उसमें है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है, कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई ट्रस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है ना, या फिर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ का नाम आते ही आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सारे इंडिविजुअल और एचयूएफ इसमें कवर नहीं होते हैं। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट की सेवा लेते हैं तो उनके ऊपर ये 194C अप्लीकेबल नहीं होगा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि अगर आप अपना कोई घर बना रहे हैं, आप अपना घर बनाते हैं तो अपने घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कई तरह का हो सकता है, कोई फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई सिविल का कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई टाइल्स पत्थर लगाने वाला होगा, कोई पेंटिंग करने वाला होगा। तो अगर आप व्यक्तिगत अपना घर बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो क्या आप उनका टीडीएस काटेंगे? तो नहीं, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत यूज़ के लिए है। दूसरे नंबर पे अगर आप एज एन इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का टर्नओवर, या प्रोफेशन के केस में प्रोफेशन का टर्नओवर, बिजनेस के केस में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, कब? जिस साल में आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी एराइज हो रही है उससे पिछले साल में, या प्रोफेशन के केस में 50 लाख। एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है, ठीक है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपनी एक सीए प्रोफेशन का फर्म चलाता हूँ, और हमारी फर्म की रिसीट अभी जो साल बीता है 2021-2022 के अंदर में 60 लाख रुपए की रिसीट थी, ठीक है। और इस साल में मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कुछ भी पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इनका टीडीएस काटूँ या नहीं काटूँ, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, जो एक्ट में लिखे हुए लिमिट से ज़्यादा हो गया। अब मुझे पेमेंट करने से पहले इस बात के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इनका टीडीएस काटूँ। तो यहाँ जवाब आएगा हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा था, इसलिए जब मैं इस साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफाइड लिमिट से अधिक की पेमेंट कर रहा होऊंगा तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। उसी तरह से बिजनेस है कोई व्यक्ति का, अगर उसके बिजनेस का टर्नओवर 2021-22 के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर हो गया है तो 2022-23 के अंदर में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर पेमेंट करने से पहले वो ये चेक करना चाहिए उनको कि उनका टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। और मेरा जवाब होगा कि चूंकि लास्ट ईयर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर था तो इस साल उनका स्पेसिफाइड पेमेंट है लिमिट से ज़्यादा अगर किसी को कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो उनको टीडीएस काटना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसके बाद निकल के आता है काम का क्या मतलब होता है। यहाँ पे जो वर्क हमने आपसे डिस्कस किया तो इस वर्क का क्या मतलब होता है, क्या सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में चले आते हैं? सबसे पहला है कि कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर दो चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो किसी काम को करता है। कॉन्ट्रैक्टी कौन है? जो
किसी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कार्य को दे करके काम को करवाता है, यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ही दोनों है, दोनों में एग्रीमेंट होता है। और वो किस नेचर का एग्रीमेंट होता है? वो नेचर ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है एडवर्टीजमेंट का, वो नेचर ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है। वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका टेलीकास्टिंग का, जैसे आपने कोई टेलीविज़न पे कोई फिल्म बना करके उसको कहा कि भाई इसको प्रसारित कर दीजिए, ठीक है, या आपने अपना कोई फिल्म बनाया हुआ है, आपने कहा इसको ब्रॉडकास्ट करिए, तो उसके ऊपर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर आपका TDS कटेगा सेक्शन 194C के अंदर। उसी तरह से आता है कोई कैटरिंग की सर्विसेज आप कराते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा काम है जिसमें आप मटेरियल हमें कोई सप्लाई कर रहा है, जैसे आप प्रिंसिपल हैं, हम भी प्रिंसिपल हैं, हम काम करते हैं, आपको काम कराना है, आपने हमसे कहा कि भाई ये मटेरियल मैं तुमको देता हूँ, तुम ये काम को हमको करके दे दो, ठीक है। उस केस में मैं क्या करता हूँ कि ठीक है जी, मटेरियल की वैल्यू मैं अलग दिखाता हूँ अपने इनवॉइस में, और अपनी सर्विस चार्ज अलग दिखाता हूँ, तो उसके ऊपर भी TDS कटेगा, ठीक है। अब दोस्तों वर्क का मतलब तो हमने शायद समझ लिया कि इसमें क्या होता है। उसके बाद में दो चीज़ आता है, ये सेक्शन कवर करता है कॉन्ट्रैक्टर को भी और सब कॉन्ट्रैक्टर को भी। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, दोनों को जानना जरूरी होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको अवार्ड किया जाता है, यानी जो व्यक्ति है जिसको पूरा होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, जिसके प्रिंसिपल का एग्रीमेंट जिसके साथ में होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर होता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है कि अपने सारे काम को तो खुद नहीं कर सकता है, जब वो सारे काम को खुद नहीं कर सकता है तो क्या करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। यानी कि सिविल अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है जिसमें सारा कुछ शामिल है, सिविल का वर्क भी है, फर्नीचर का वर्क भी है, प्लम्बिंग का वर्क भी है, वेरियस टाइप के वर्क है। अब वो क्या करता है कि अलग अलग क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है अपने नीचे में। सिविल का अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्लम्बिंग का अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है, चुनाई करने वाला अलग होता है, पेंटिंग का अलग रहता है। तो जो ये अपने नीचे उसने जो अलग अलग पार्ट करके कॉन्ट्रैक्टर उसने किया, हो सकता है वो सारा काम किसी एक को ही दे दे, या हो सकता है अलग अलग व्यक्ति को दे दे। तो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लेकर के जो अलग अलग व्यक्तियों को या सारा काम किसी एक व्यक्ति को ही असाइन करता है, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों आता है निकल करके TDS कितना कटना चाहिए। इसको हम 3 टुकड़े में बांट के पढ़ेंगे। पहला, अगर पेमेंट किसी इंडिविजुअल को हो रहा है या HUF को हो रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल या HUF को, तो उसको 1%, अदर देन इंडिविजुअल और HUF है उसको 2%, ठीक है। इसी में एक तीसरा पार्ट चला आता है, अगर हम पेमेंट किसी ट्रांसपोर्टर को कर रहे हैं, गुड्स कैरियर एजेंसी को कर रहे हैं, तो क्या होगा। गुड्स कैरियर एजेंसी के केस में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर कोई गुड्स कैरियर एजेंट है जो प्लाइंग हायरिंग का काम करता है, ठीक है, और उसके पास में 10 से कम ट्रक है, गुड्स कैरियर्स जो है वो 10 से कम की संख्या में है, और वो चाहता है कि हमारा TDS नहीं कटे, तो वो एक डिक्लेरेशन प्लस अपनी पैन कार्ड की कॉपी आपको देगा, तो आपको उसका TDS नहीं काटना है, ठीक। पहला इंडिविजुअल HUF, दूसरा अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, तीसरी कैटेगरी हमने कर दी गुड्स कैरेज वालों का। अगर गुड्स कैरेज वालों के पास में 10 से कम गुड्स कैरेज हैं और वो डिक्लेरेशन देता है कि हमारा TDS नहीं काटिए क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 10 गुड्स कैरेज हैं, साथ में वो अपना पैन कार्ड लगा के आपको दे देता है, तो आप उसका TDS नहीं काटेंगे। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और समझने की चीज़ है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में एक प्रावधान है, अगर आप किसी को पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपका TDS कितना कटेगा, 20% कटेगा, क्लियर। तो यहाँ भी वही चीज़ है, अगर वो कोई पैन कार्ड नहीं देता है किसी भी केस में, इंडिविजुअल HUF में भी, अदर देन इंडिविजुअल HUF एंड गुड्स कैरेज वाले में, तो उसका रेट ऑफ TDS कितना हो जाएगा, 20%। दोस्तों अभी एक बहुत रिसेंटली अमेंडमेंट क्या है चलन में आया है,
आपको पैन और आधार कार्ड को लिंक करना है, ठीक है। अगर आपने अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो उस स्थिति में भी ये माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, और वहाँ भी आपका रेट ऑफ टीडीएस 20% का होने वाला है, ठीक है ना। अभी टाइम दिया गया है, लेकिन आगे चल के ये रेट 20% का होने वाला है, जहाँ पे पैन और आधार कार्ड जिसका लिंक नहीं है, ठीक है। ये तो हमने रेट के बारे में बात कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हमें बात करनी है टाइम लिमिट क्या होता है इसको डिडक्ट करने का। टाइम लिमिट होता है जब हम किसी को पेमेंट कैश के रूप में, चेक के रूप में दे रहे होते हैं या उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। एडवांस भी हम देते हैं तो भी हमको टीडीएस काटना होता है। अब ये हमें इंतजार नहीं करना कि जब फाइनल बिल आएगा तब मैं टीडीएस काटूंगा, नहीं। जब भी मैं पेमेंट एडवांस में दे रहा होता हूँ उस समय भी हमें टीडीएस काटना होता है, ठीक। तो इसमें क्या बात समझ में आई, जब मैं पेमेंट कर रहा होता हूँ या जब मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होता हूँ या उससे संबंधित किसी सस्पेंस अकाउंट को भी क्रेडिट कर रहा होता हूँ, तो उस समय मुझे टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कब हमें टीडीएस काटना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि कितने अमाउंट पे कटना चाहिए। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 194C के अंदर में कहा गया है कि अगर आपका बिल अमाउंट 30,000 से नीचे है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। फर्दर कहा गया कि साल भर का एग्रीगेट अमाउंट आपको कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। साल भर का एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख। अब मान लीजिए कि कोई आदमी पहला बिल देता है 25,000 का, दूसरा बिल देता है 50,000 का, तो क्या होगा। पहला बिल 25,000 का है क्योंकि वो 30,000 से नीचे है तो इसलिए इस पर हम टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन दूसरा बिल कितना है, 30,000 से ऊपर का है, 50,000 का है, तो उसके ऊपर हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए। पहला बिल हमारा है 25,000 का, दूसरा बिल है हमारा 28,000 का, 25 28 53 हो गया। फिर एक बिल और हमारे पास आता है 20,000 का, 73 हो गया। फिर एक बिल आता है 25,000 का, यानी कि सीरीज ऑफ बिल्स मिला करके हमारा पेमेंट 1 लाख से ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको जैसे ही 1 लाख से ऊपर का पेमेंट आप करने जा रहे हैं उस समय आपको टीडीएस काट लेना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टीडीएस किस पूरे पे काटे या जो लास्ट पेमेंट है उस पे खाली काटे। तो कहा गया नहीं, जो पीछे भी आपने पेमेंट कर रखा है उस सब को मिला करके आपको काटना है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है, जो बहुत पुराना सर्कुलर है ना। शायद वो 1972 का ही सर्कुलर है, ठीक है ना। उस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर आप सीरीज ऑफ पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो सारे को मिला करके टीडीएस आपको अगर लिमिट से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो कटना है। जैसे कि इस केस में हमने देखा 4-5 बिल का अमाउंट मिला करके 1 लाख से ऊपर बन रहा था, इसलिए हमने सभी के ऊपर में टीडीएस इकट्ठा काट लिया, ठीक है ना। इसके लिए जो सर्कुलर है वो सर्कुलर नंबर 93 डेटेड 26 सितंबर 1972 का है। उस सर्कुलर में बहुत सारे क्वेश्चन से सवाल किए गए थे। उसका सवाल नंबर 3 था जिसमें इस बात का जवाब दिया गया है। अच्छा, अब कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि मैन एंड मटेरियल दोनों ही चीज़ें हैं। आपसे कहा गया कि भैया हमको फर्नीचर हमारे घर में आकर के लगा दीजिए। आपने कहा कि ठीक है जी, मैं फर्नीचर का ये पैसा लूँगा, उसको लगाने का पैसा मैं ये लूँगा, ठीक है। आपने फर्नीचर की कीमत अलग दिखा दी, उसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस आपने अलग दिखा दिया, तो फर्नीचर की कीमत पे टीडीएस नहीं कटेगी, खाली किस पे कटेगा, इंस्टॉलेशन पे कटेगा। लेकिन अगर आपने दोनों को बाइफरकेट नहीं किया, इकट्ठा करके रखा, तो भैया सब पे कटेगा, ठीक है। ये कंपोजिट सप्लाई का नियम होता है। इसके बाद हम आते हैं कुछ गवर्नमेंट के स्पेशल कंसिडरेशन है। स्पेशल कंसिडरेशन क्या है, अगर आप किसी एयर ट्रेवल एजेंट को पेमेंट करते हैं, क्या उस पर आप टीडीएस काटेंगे, तो इस पर कहा गया है कि नहीं। एयर ट्रेवल एजेंट के केस में जो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पैसेंजर और एयरलाइंस के बीच में होता है। एयर
जो एजेंट है, आईटा एजेंट जो नॉर्मली होते हैं, जो टिकट बनवाता है, वो एयरलाइंस के बिहाफ में टिकट इशू करता है। किसको इशू करता है? तो पैसेंजर को करता है। इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा आता है, अगर कोई कुरियर कंपनी है, वो कुरियर कंपनी आपके बिहाफ में काम करती है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? इसका जवाब है हाँ, कटेगा, क्योंकि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का है, ठीक है, इसलिए उसमें जाके कटेगा। अब आता है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मैंने कहा कि कैटरिंग सर्विसेज है, वो भी इसके अंदर में शामिल होता है, कैटरिंग के ऊपर भी टीडीएस कटता है। तो क्या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा? तो कहा कि नहीं, वो 94C के अंदर में कवर नहीं है और उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अब हमने बॉस काटने की सारी बातें कर ली, मोटा मोटा हमें सब समझ में आ गया कि टीडीएस कहाँ कहाँ पे हमें कटना चाहिए। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, सब कॉन्ट्रैक्ट का केस है, ठीक है, किसका, वो भी हमने आपको ब्रीफिंग कर दिया कि भाई इंडिविजुअल है, HUF है, उसका 1% कटेगा, अदर देन इंडिविजुअल बस 2% कटेगा। कैरेज, गुड्स कैरेज के केस में हमने आपको समझा दिया, अगर 10 से कम गाड़ियाँ उनके पास है तो उनका नहीं कटेगा, बशर्ते कि वो एक डिक्लेरेशन और पैन कार्ड की कॉपी आपको उपलब्ध करा देते हैं। हमने ये भी समझा दिया कि कितना लिमिट है, सिंगल इनवॉइस 30,000 के नीचे कोई टीडीएस नहीं, सिंगल इनवॉइस मोर देन 30,000 टीडीएस कटेगा, 30,000 से कम की इनवॉइस पूरे साल में एग्रीगेट 1 लाख से नीचे कोई टीडीएस नहीं, सीरीज ऑफ इनवॉइस पूरे साल में 1 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा, ठीक। इसके बाद हमने स्पेशल कंसिडरेशन भी बता दिया, एयर ट्रेवल एजेंट के केस में समझा दिया, उसके बाद में कुरियर के केस में समझा दिया, सप्लाई ऑफ फूड्स इन रेस्टोरेंट में भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद आता है टीडीएस कब जमा करना चाहिए। जैसा हम सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, अगर टीडीएस का डिडक्शन अप्रैल से लेकर के फरवरी के महीने का है तो अगले महीने के 7 तारीख तक उसको हम जमा कराएंगे, ठीक है, और वो अगर मार्च के महीने का है तो उसको हम कब जमा कराएंगे? 30 अप्रैल को जमा कराएंगे, ठीक है। अब जब मैंने टीडीएस काट लिया, टीडीएस जमा भी करा दिया, तो हमें टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो टीडीएस रिटर्न, इसका फाइल करने का तरीका हमने पीछे के वीडियोस में भी देखे हैं और अभी भी बता देता हूँ। इसका रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होगा, फॉर्म होगा 26Q, टाइम ड्यूरेशन होगा फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 31 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 31 अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 31 जनवरी, ठीक है, एंड जनवरी टू मार्च, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ 31 मई होता है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन भी हमने फिक्स कर लिया कि रिटर्न हमें कब फाइल करनी चाहिए और किस फॉर्म में फाइल करनी चाहिए। इसके बाद आता है दोस्त, जब हमने रिटर्न भी फाइल कर दी तो क्या हमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं करने चाहिए? इसके लिए कहा गया है कि आपको अगर किसी का भी टीडीएस काटा है तो आपको क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16A में आपको देना पड़ेगा, और उसका टाइम लिमिट बताया गया है, जिस दिन आपका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट खत्म होता है उसके 15 दिन के अंदर में आपको दे देना है। लेट से आपका 15 दिन कब पूरा होता है वो देख लेते हैं। आपने पहले क्वार्टर का रिटर्न डाला है अप्रैल टू जून वाले का, कब डाला आपने? 31 जुलाई को, तो उसका फॉर्म 16 कब तक आपको देना चाहिए? फॉर्म 16A कब तक देना चाहिए टीडीएस सर्टिफिकेट? 15 अगस्त तक देना चाहिए। उसी तरह से अगर आपका जुलाई टू सितंबर का है, उसका ड्यू डेट कितना था रिटर्न फाइल करने का? 31 अक्टूबर, और उस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट आपने कब तक देनी है? तो आपको देना है 15 नवंबर तक, ठीक। उसी तरह से जनवरी से अक्टूबर से लेकर दिसंबर का है, उसका ड्यू डेट 31 जनवरी है, उस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट देने का डेट क्या है? 15 फरवरी तक है। और जो जनवरी टू मार्च के महीने का है उसका ड्यू डेट कब था? 31 मई था, तो 15 जून तक हमें फॉर्म 16A दे देना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा एक्ट में मैंडेटरी लिखा भी है। प्रैक्टिकली तो एक अलग विषय है, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एक काम नहीं करते हैं, जैसे हम किसी का टीडीएस नहीं काटे
TDS काटे उसको जमा नहीं कराए, जमा करा दिए उसका रिटर्न हमने नहीं फाइल किया, रिटर्न भी फाइल करते उसको TDS सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया, तो हर जगह पे स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आपके माथे पे राइज होती है। अगर आपने किसी का TDS नहीं काटा तो सबसे पहले तो जिस इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर में आपने TDS नहीं काटा वो एक्सपेंसेस आपका अलाउ नहीं होगा। दूसरा चीज़, आपने TDS नहीं काटा है या देर से काटा है या देर से जमा कराया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो 18% पर एनम 1.5% पर मंथ का होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं ड्यू डेट पे तो प्रति दिन का 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 234E के अंदर में लेवी है, पेनल्टी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपसे ब्रीफ में सेक्शन 194C को समझने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ करके हमें इस बात को बतला सकते हैं और आगे के लिए हम और आपको कितना अच्छा से समझाने का कोशिश करें या समझा सके इसका हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।